जय हिंद एवरीवन। तो भाई सीडीएस की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की? सीडीएस अब बस 60 दिन दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है ना? तो फिर करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स आप तक पहुंच चुकी हैं। फैब 2024 तक करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पहुंच चुकी हैं और दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो शेयर हो चुके हैं, है ना? तो अब जनवरी का इसी का आपका 2024 का आ जाएगा वीडियो, देन फैब का आ जाएगा, फिर मार्च का, जैसे मैंने पहले बोला है, मार्च 2024 का वीडियो और उसके साथ साथ जो उसका पीडीएफ है वो दोनों एक साथ शेयर कर दी जाएगी। वो आपका जल्दी आ जाए, ठीक है? एंड देन सो ऑन, बाकी सब हम लोग जुलाई के मंथ में ही सारे करंट अफेयर्स खत्म कर लेंगे, एक्सेप्ट अगस्त, वो तो फिर आपके सितंबर से पहले पहले हो जाएंगे, ठीक है? तो भाई इससे पहले हमने मई और जून की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज की थी, है ना? 56 क्वेश्चन थे भाई हमारे पास 2023 के। अब हम जाके आज करने वाले हैं जुलाई और अगस्त के 2023 के क्वेश्चन। समथिंग अराउंड 72 क्वेश्चन है, चलिए इनको कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, द टर्म ग्रुपर्स जॉन स्नैपर एंड इंडियन पोम्पेनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर। भाई कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कि भाई ये ना इकोसिस्टम से, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अब ऑप्शन से भी हमें वो पता चल रहा है, ठीक है? तो रिसेंट कंटेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई हमारा एक बॉडी आ जाती है CMFRI, यानी कि सेंटर फॉर मरीन रिसर्च फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है। वो करंटली क्या कर रहा है? वो करंटली आपके ग्रुपर्स को ब्रीड कर रहा है। अब ये ग्रुपर्स क्या होते हैं? ग्रुपर्स को तेलुगु में बोंथालू कहा जाता है, ठीक है? बोंथालू कहा जाता है। और उसके साथ साथ दूसरा टर्म आ जाता है आपका जॉन स्नैपर्स। सॉरी, ग्रुपर्स के बाद में यहाँ आपको आना चाहिए था। फिर आ जाता है जॉन स्नैपर्स। जॉन स्नैपर्स को क्या कहा जाता है? जॉन स्नैपर्स को कहा जाता है अप्पालू चेपा, ठीक है? और इंडियन पोम्पेनो को कहा जाता है चंदू परा, यानी कि चंदू व परा, ठीक है? इनके तेलुगु वाले नाम है, ठीक है? तो इनको मैरीकल्चर लैब में क्या किया जा रहा है? ब्रीड किया जा रहा है। ये फिशेज हैं, ये फिशेज की वैरायटीज हैं और ये डीप वाटर्स में अवेलेबल होती है, लेकिन शैलो वाटर्स में इतनी अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती, ठीक है? तो ये जो फिशेज हैं इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। और जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन पैम्पेनो की, अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है? जो फुली ग्रोन एडल्ट स्पीसीज होती है उनकी, उसका वेट 2.5 किलो से लेकर 5 kg के बीच में रहता है। और ये जो ग्रुपर्स होती है ना, ये तकरीबन 9 kg तक वेट ले सकती है अपना, और जॉन स्नैपर्स 8 kg तक वेट अपना ले सकती है। उस पर आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिसेंटली सीन इन द न्यूज कीटोप्रोफेन। इस भाई कीटोप्रोफेन क्या है? तो देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, वल्चर के कंजर्वेशन के लिए, जो हमारे गिद्ध होते हैं, वल्चर के कंजर्वेशन के लिए एक दवाई है, बेसिकली ड्रग्स है जिसको कहा जाता है, इसका सेल, इसका मैन्युफैक्चर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया गया है। ये ड्रग्स का नाम है कीटोप्रोफेन, ठीक है? कीटोप्रोफेन के साथ एक और ड्रग्स आ जाती है एस्क्लोफेनेक, ठीक है? एसिक्लोफेनेक भी आ जाती है। इनका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चर, सेल वगैरह है, वो रोक दी है, खासकर एनिमल यूज के लिए मना कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो दोनों दवाइयां जो है ये कैटल के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है? अभी कैटल के लिए हार्मफुल है, तो इससे क्या होता है कि जब कैटल को वल्चर्स भाई कंज्यूम करते हैं, गिद्ध जब इनको खाते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, ठीक है? वल्चर्स हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं इंडिया, ठीक है? वेब जर्नल के हिसाब से आपका रिसेंट रिपोर्ट में ये चीज देखी गई है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने कहा है कि 1980 से भाई हमारे देश में तकरीबन 4 करोड़ वल्चर्स हुआ करते थे। लेट 90s तक इसकी 99% जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई, क्योंकि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कीटोप्रोपेन और एक्लोफेनेक जो है उनको यूज किया गया कैटल्स में एज अ पेन किलर, ठीक है? कैटल्स में इनको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जब कैटल मर जाती है तो उनके कैरेकस को जब वल्चर्स वगैरह खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो फिर वो उनके लिए काफी दिक्कतें हो जाती है, वो भी मर जाते हैं। थर्ड आ जाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर स्पेस द टर्म ओपन क्लीन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ओपन क्लीन क्या है? ठीक है, तो चाइना ने अपना पहला होम ग्रोन ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम OS, इसका नाम है ओपन क्लीन, इसको लॉन्च किया है, ठीक है? तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे ज्यादा जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखो बेसिकली सीधी सी बात यह है कि चाइना की जो कंपनीज है वो अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रही है, ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और उसके साथ साथ मैक OS जो कि एप्पल का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी कि WCCF। ठीक है, पहला पूछा जा रहा है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को स्टार्टेड इन 2012। तो भाई ये स्टेटमेंट होगा हमारा गलत। क्यों गलत होगा? तो भाई ये आपका स्टार्ट किया गया 2012 में। सबसे पहली बात ये आ जाती है, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया? जस्टाइन सिमंस ओबी के द्वारा। ठीक है, किसका पार्ट है भाई? सॉरी, ये कौन है? ये लंदन के डेप्यूटी मेयर हैं। और ये किसका पार्ट था? बेसिकली ये आपका ग्लोबल कंसोर्टियम का पार्ट है। ठीक है, तो ग्लोबल ग्लोबल कंसोर्टियम का पार्ट है। जस्टिन सिमोस ओबी ने इसको इसकी फाउंडेशन रखी है। ठीक है, जो लंदन के डेप्यूटी मेयर थे फॉर कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन हमारा टोटली टोटली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, हैदराबाद इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। तो भाई ये भी गलत है, क्योंकि हैदराबाद नहीं, बेंगलुरु बेंगलुरु आपकी पहली इंडियन सिटी बनी है, जो कि WCCF की एक पार्ट बन चुकी है। ठीक है, ये ग्लोबल नेटवर्क है सिटीज का, जो कि रिसर्च और इंटेलिजेंस और किसी भी कंट्री के कल्चर के रोड को देखती है, उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें हमारी तकरीबन 40 सिटीज आ जाती हैं, जो कि ग्लोबली फैली हुई है छह कॉन्टिनेंट्स में। बेंगलुरु सबसे लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले भाई न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई वगैरह जुड़ चुके हैं। तो भाई इस करेक्ट में आएगा नीदर वन नॉर टू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली सीन इन द न्यूज सालसोला ओपोस्टियोफोलिया क्या है? ये भी भाई एनवायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा पता चल जाता है। तो रिसेंटली जियर यानी कि गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन, जो कि गांधीनगर में बेस्ड है, यहाँ के रिसर्चर्स ने एक नई स्पीसीज ढूंढ के लाए हैं। और ये स्पीसीज आपकी साल्टवॉट की है, जिसको कहा जा रहा है सालसोला ओपोसिटिफोलिया। ठीक है, ये एक पेरेनियल श्रब है, जो कि आपकी सलाइन एनवायरमेंट में उगती है, एरिड से लेके सेमी एरिड एनवायरमेंट में उगती है, और कहां पर? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म्स इन न्यूज और उनका नेचर एंड टाइम। तो जुक 2 क्या है? बेसिकली जुक 2 आपका रॉकेट है। तो ये आपका बीजिंग लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, जुक 2 जो आपका है प्राइवेट चाइनीज लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट है, ये आपका यूएस को उन्होंने सरपास कर दिया है। तो ये हमारा सही होगा। उसके बाद आता है जुपिटर 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो भाई जुपिटर 3 भाई हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं है, आई गेस जुपिटर 3 इज नॉट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये हमारा आई बिलीव इट इज हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। जुपिटर 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, ये बेसिकली एक कमर्शियल सैटेलाइट है। ठीक है, ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक, इसको ऑपरेट किया जा रहा है ह्यूज नेटवर्क सिस्टम्स के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है भाई हमारा कीरा रोबोट। ठीक है, ये आपकी जो जुपिटर 3 है ना, ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि जूक 2 रॉकेट पे आपकी लॉन्च की गई है स्पीसिंग सेंटर के द्वारा। ठीक है, फिर अकीरा रोबोट पे आ जाते हैं भाई। तो अकीरा क्या रोबोट है? तो भाई अकीरा भी रोबोट नहीं है, ये फॉल्स है। अकीरा आपका एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, एक ऐसा भाई मैलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अनऑथोराइज एक्सेस गेन कर लेता है डेटा को स्टील करने के लिए। फिर वो डेटा जो है साइबर क्रिमिनल्स उसको वापस करने के लिए या फिर उसकी एक्सेस देने के लिए रैंसम मांगते हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है रैंसमवेयर। तो भाई यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही करेक्टली मैच है। फिर आगे आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द हैप्टिक टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हैप्टिक टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ टच बाय अप्लाइंग फोर्सेस, वाइब्रेशंस और मोशंस टू द यूजर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? हैप्टिक जो टेक्नोलॉजी है, इसको काइना एस्थेटिक कम्युनिकेशन या फिर 3D टच कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि टच का सेंसेशन क्रिएट करती है, थोड़ा बहुत फोर्स लगाने पे वाइब्रेशंस या मोशंस का यूज करने के बाद यूजर के लिए। दूसरा आ जाता है, दिस टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट by providing spatial and directional cues such as navigation, obstacle detection and object recognition। तो भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप किसी वर्चुअल बटन को छुएंगे, आप किसी स्क्रीन को छुएंगे, तो आपको क्लिक या फिर पल्स महसूस होगा। अगर आप किसी गेम में कार वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, आप एक स्टीयरिंग व्हील टाइप का चला रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स वगैरह लगेंगे तो फिर एकदम से वाइब्रेशन वगैरह होगा। तो फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ हैप्टिक टेक्नोलॉजी इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम अ स्टीयरिंग व्हील व्हाइल ड्राइविंग अ कार। भाई ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, बिल्कुल सही। ठीक, यानी कि ऑल थ्री।
फिर आगे बढ़ते हैं। इट द टर्म ग्रीडफ्लेशन इज ऑफन सीन इन द न्यूज, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय ग्रीडफ्लेशन बेसिकली है क्या? देखो भाई, रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स है उनकी वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने ये बोला कि जो कॉर्पोरेट थ्रस्ट होती है हायर प्रॉफिट्स के लिए, वही इन्फ्लेशन का कॉज होती है, यानी कि महंगाई बढ़ने का रीजन कॉर्पोरेट थ्रस्ट होती है। कॉर्पोरेट थ्रस्ट यानी कि कॉर्पोरेट वाले लोगों की भूख और प्यास, ठीक है, यानी कि उनका ग्रीड। तो ग्रीडफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस इन्फ्लेशन कॉज बाय कॉर्पोरेट ग्रीड फॉर हाई प्रॉफिट, इन्फ्लेशन कॉज बाय कॉर्पोरेट्स एक्सेसिव परस्यूट फॉर हाई प्रॉफिट। उसके बाद आगे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, टैग और स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई सबसे पहले आ जाता है कंधमाल हल्दी, क्या ये राजस्थान से जुड़ी हुई है? कंधमाल जो आपकी हल्दी है ये आपकी आती है उड़ीसा में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भाई हमारा हो जाएगा गलत। उसके बाद आ जाता है इदू मिश्मी टेक्सटाइल, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो इदू मिश्मी जो ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, उनका एक काफी पुराना ट्रेडिशन है जिसमें वो टेक्सटाइल बैकस्ट्रैक्ट लूम्स पर आपके वीव करते हैं, ठीक है। इनको जीआई एक्रेडिटेशन 2019 में मिला था, तो ये भाई हमारा करेक्ट है। थर्ड आ जाता है जोहार राइस उड़ीसा। तो फिर जोहार राइस आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो भाई, जोहार राइस जो आपका है ये आता है असम से, ठीक है, इसको भी जीआई टैग आपका इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद इसमें आ जाएगा भाई हमारा वन ओनली, एकमात्र सही है। अच्छा हाँ, नहीं चलो छोड़ो यार, बात में कुछ कुछ मुझे रैंडम फैक्ट से याद आ जाते हैं। जैसे अगर मैं जोहार राइस के बारे में एक फैक्ट की बात करूँ ना, तो फिर जो 14th सेंचुरी में आपकी असमीज रामायण लिखी गई थी कविराज माधव कंदाली के द्वारा, उन्होंने कुछ फूड आइटम्स के बारे में मेंशन किया था जो कि जोहार राइस के बने हुए थे, जिसको रावण ने यूज किया था। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए जोहार राइस से बने कुछ फूड आइटम्स को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैग्रेंज पॉइंट्स, ठीक है। तो भाई पहला स्टेटमेंट आ रहा है, लैग्रेंज पॉइंट्स आर पोजीशंस इन द यूनिवर्स वेयर नो सेलेस्टियल बॉडी कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भाई लैग्रेंज पॉइंट्स हमारे बेसिकली कुछ ऐसी पोजीशंस होते हैं स्पेस में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी सिस्टम का, लाइक सन और अर्थ का, आपका क्या करता है, इनहेंस अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रोड्यूस करता है। अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, थ्री बॉडी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी होगी। उसमें भाई एक ऐसा प्लेनेट है, उसके ऊपर क्या है, तीन सन है। अब तीन सन्स का भाई अपना क्या रहता है, कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट लगता है, तो उससे भाई एक पीरियडिकल साइकिल चलती रहती है डिस्ट्रक्शन की और क्रिएशन की। तो भाई लैग्रेंज पॉइंट हमारे क्या होते हैं, लैग्रेंज पॉइंट ऐसी पोजीशन होती है स्पेस में जहां पर दो बॉडी सिस्टम है भाई, उनका क्या है, उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, इनहेंस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्रिएट करता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आ जाता है, दीज पॉइंट्स कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, स्पेसक्राफ्ट ऐसे पॉइंट्स को यूज करता फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए, अपनी पोजीशन में रहने के लिए, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ भाई, हमारा रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यानी कि ईएसए ने यूक्लिड मिशन जो है उसको लॉन्च किया, ठीक है, जो कि L2 लैग्रेंज पॉइंट पर जाएगा। और यहाँ पर आपके पहले भी बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट आ चुके हैं, इंक्लूडिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा आ जाएगा टू ओनली। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रमन, क्या है? इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर। तो देखो भाई, पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही आ जाती है। रमन एक आपका मल्टी कल्चरल कल्चरल इवेंट है, फेस्टिवल है, जिसमें आपका ड्रामा, म्यूजिक, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शंस, ट्रेडिशनल ओरल और रिटन नैरेटिव्स आपके प्रेजेंट किए जाते हैं कम्युनिटी की इन्वायरमेंटल स्पिरिचुअल कल्चरल कंसेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए, और जो आपकी पुरानी स्टोरीज है उनको दोबारा से बताने के लिए, ठीक है। इट ऑरिजिनेटेड इन द हिमाचल रीजन ऑफ इंडिया। भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ भाई आपका? ये आपका ऑरिजिनेट हुआ है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन। अब गढ़वाल रीजन में भी एग्जैक्ट जगह का नाम लेना बहुत सही होगा, क्योंकि भाई जगह का नाम है आपका सलूर तुंगरा, ठीक है। ये आपके दो गांव हैं, ट्विन विलेजेस हैं, उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में पड़ते हैं। ये इस विलेज के यूनिक फेस्टिवल है और हिमालयाज में कहीं और नहीं मनाए जाते, ठीक है। अप्रैल के लेट टाइम पे, मतलब कि एंडिंग अप्रैल में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या ये एक कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, ठीक है। तो भाई अच्छा, आई गेस ये ऑप्शन भाई हमारा पूरा शामिल नहीं है। आ, हम्म, हम्म, इसका प्रॉपर होना चाहिए था यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो भाई 2009 में
इसको यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल है। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। देखो ये फेस्टिवल आपका जो है ये बैसाखी के बाद मनाया जाता है। फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है, रिचुअल डांसेस होते हैं, ठीक है, राम कथा जो रहती है उसको परफॉर्म किया जाता है। भगवान राम के जन्म से रिलेटेड, उनके जो जीवन काल से रिलेटेड, उनका जो विजिट जनकपुर में रहा, फिर उसके बाद में उनका क्या बोलते हैं वनवास वगैरह रहा, इस सबको इसमें काफी अच्छे से दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर उनके जो एक देवता है जिनको भूमियाल देवता कहा जाता है, उनका ऑनर किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो भाई यहाँ पर आ जाएगा ओनली टू। उस पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, विराट वन्नलूर चेतीपट्टू चेतीपुट्टा सारीज बिलोंग टू विच स्टेट इन इंडिया। तो भाई इनको भी जीआई टैग दिया गया है ना, इनको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ पर आपकी बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी जगह है भाई, तमिलनाडु में आपकी स्पेसिफिक जगह है, उस जगह को कहा जाता है वीरा वन्नलूर, ठीक है। ये आपकी लाई करती है तमिलनाडु की तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पर लाई करती है। यहाँ पर जो सारीज वगैरह आपकी बनाई जाती है अपनी आइकॉनिक प्लांट और फ्लावर मोटिव्स के लिए जानी जाती है, जो कि उनकी एजेस पे यानी कि बॉर्डर्स पर इस तरीके से बनाए जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर व्हाट इज रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या होता है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस? तो भाई देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर, अ प्रोसेस वेयर इन्वेस्टर्स बिड फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी दे वांट टू बाय बैक फ्रॉम द पब्लिक टू डिलिस्ट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेसर होता है जहां पर इन्वेस्टर्स बोलियां लगाते हैं कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए, वो पब्लिक से उस शेयर को वापस खरीदना चाहते हैं ताकि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इन हेल्थ केयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैग्नेटिक टेंटिकल रोबोट्स विल बी एबल टू नेविगेट विद इन द लंग्स ड्यूरिंग अ बायोप्सी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, लंग कैंसर के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो भाई ये सही है। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैव बीन प्रूवन टू बी एफिकेशियस थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड ड्रग डिलीवरी व्हीकल। तो भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ये जो आपके जो मैग्नेटिक रोबोट्स पाए जा रहे हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, ये 1 से लेके 100 नैनो मीटर डायमीटर में रहते हैं। इनका बहुत छोटा साइज रहता है, डाइवर्स रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में इनको यूज कर सकते हैं। खासकर इनको बायोमेडिकल सेटिंग में यूज किया जाता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, इजी टू प्रिपेयर है, स्टेबल है और बायोकम्पेटेबल, ठीक है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इनको जनरली यूज किया जा रहा है, बोथ वन एंड। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज क्रिटिकली रेफर टू द कंटेक्स्ट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के टर्म्स में, ठीक है। तो भाई द पॉइंट एट विच अ न्यूक्लियर रिएक्टर सस्टेन्स अ सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन, ये भाई होता है हमारा क्रिटिकलिटी। ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर की एक स्टेट होती है जहां पर न्यूट्रॉन्स आपके इतने ज्यादा क्रिएट कर दिए जाते हैं फिजन की प्रोसेस के द्वारा कि किसी भी तरह का कोई लीकेज या एब्जॉर्प्शन जो हो रहा हो उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कर देते हैं भाई, फिक्स कर देते हैं, यानी कि फिजन जो रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि यूआईडीएफ। तो रिसेंटली क्या है भाई, हमारा एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, उन्होंने क्या बोलते हैं कुछ पैसे जो है, कुछ फंड जो है, ठीक है, वो ऑप्शनलाइज किया है। तकरीबन 10,000 करोड़ का वही फंड है, उसको ऑप्शनलाइज किया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तौर पे, जिसको यूआईडीएफ कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूआईडीएफ विल फोकस ऑन मेट्रो सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मिलियन और मोर। यूआईडीएफ आपका मिड साइज सिटीज पे फोकस करेगा, मेट्रो सिटीज पे फोकस नहीं करेगा। ऐसी सिटीज जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो रीजनल इकोनॉमिक हब में चेंज हो सके, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। एलिजिबल लोन अमाउंट अंडर द स्कीम वुड बी बेस्ड ऑन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या ये सही है? तो एलिजिबल लोन अमाउंट जो रहेगी फाइनेंसिंग की यूडीआईएफ के अंडर में, वो प्रोजेक्ट की साइज और उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड रहेगी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा आ जाता है, हेरिटेज कंजर्वेशन इज वन ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कीम, क्या ये सही है? तो देखो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे आ जाते हैं आपके, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन आ जाता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स आ जाता है, मेंटेनेंस शामिल नहीं किया जाएगा, ओवर ब्रिजेस, ग्रिड सेपरेटर्स, अंडरपासेस वगैरह, कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लोकल एरिया प्लान फॉर टी कंजेशन, हेरिटेज कन्वर्जन कंजर्वेशन भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। टाउन प्लानिंग स्कीम्स भी आ जाती है और पार्क्स विद ओपन जिम भी इसमें शामिल किए गए, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर हमारा 2 and 3 यानी कि ओनली 2। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। इसमें पूछा जा रहा है, इट एम्स टू प्रिवेंट लाइट पॉल्यूशन ऑफ द नाइट स्काई इन यूरोप। क्या ये सही है? तो देखो भाई, हाँ, आपका बेसिकली खेल चल क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यूरोप के अंदर काफी ज्यादा डायनेमिक्स में चेंज हो रहा है। तो यूरोप, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ने क्या किया है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो न्यूट्रलिटी की थी उनकी, है ना, कि भाई हम तो न्यूट्रल रहेंगे, उसकी पॉलिसी को उन्होंने क्या किया है, त्याग करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक रीजनल ग्रुपिंग को ज्वाइन किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, यानी कि ESSI। ठीक है, यानी कि एक कॉमन एयर डिफेंस शील्ड को बनाना, रशिया का अटैक जैसे यूरोप पे हुआ है उसी तरीके की अटैक से बचने के। ठीक है, तो एक यूरोपियन एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा, कॉमन एक्विजिशन किया जाएगा एयर डिफेंस इक्विपमेंट का, मिसाइल्स का, बाय यूरोपियन नेशंस टू स्ट्रेंथन नेटो। नेटो को भाई स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, नेटो का जो इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये इनिशिएटिव आपका जो है, ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था जर्मनी के द्वारा, यानी कि जर्मनी इसको लीड कर रहा है। ठीक है, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो जर्मनी ने बोला ये खतरे की बात, और उसने बाकी यूरोपियन कंट्रीज को बोला कि भाई सबको अपनी सिक्योरिटी की चिंता करनी चाहिए। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपनी सिक्योरिटी की चिंता करने के लिए इन चीजों को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। फ्रांस इसका कोई मेंबर नहीं आता। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड यूएस को, ये भी गलत है भाई, जर्मनी का है। एंड इट एम्स टू प्रिवेंट लाइट पॉल्यूशन ऑफ द नाइट स्काई इन यूरोप, ये भी टोटली गलत है। यानी कि करेक्ट में भाई हमारे आ जाएंगे ना। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टंकई मेथड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो भाई बेसिकली क्या है कि 2000 साल पुराना आपका एक शिप बिल्डिंग का मेथड है, इसको स्ट्रिस्ट शिप बिल्डिंग मेथड कहते हैं या फिर टंकई मेथड कहते हैं। टंके यानी कि टाके लगाना, है ना, तो इस मेथड को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रिस्ट शिप बिल्डिंग मेथड। ठीक है, टंकई मेथड। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। टंकई मेथड आपका एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्निक है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके वुडन प्लैंक्स जो रहते हैं उनको एक साथ टाका जाता है शिप्स में आपके कीलों की मदद से। ठीक है, इनकी काफी ज्यादा कल्चरल वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को बिलोंग करते हैं। थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री, इंडिया का जो भी मैरीटाइम का ट्रेडिशन रहा है उसमें स्ट्रिस्ट शिप्स हमारे काफी ज्यादा यूज किए गए हैं कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड और एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एन एशियन शिप बिल्डिंग टेक्निक। आगे बढ़ते हैं, द टर्म मेजोराना जीरो मोड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज, क्या है भाई ये? ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ कि रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया गया आपका, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ रिसर्चर्स जो हैं इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और उन्होंने बोला कि वो एक अलग तरह का इल्यूसिव काइंड ऑफ पार्टिकल क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहे हैं जिसके द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आपकी टोटली रिवोल्यूशनाइज कर दी जाएगी, यानी कि भाई ये आपकी टोटली चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, तो इट इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज, इट इज डब्ड टू बी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन। It is located in Mulshi Valley in the western Ghats. It was developed by Hindustan Construction Company, which had envisaged the hill station as a European-style city. The Varsagaon Dam on the Mutha River is close to this hill station. किस हिल स्टेशन की बात की जा रही भाई? ये है लवासा। बहुत सारे लोग आप में से गए होंगे। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT, उन्होंने इंडिया के पहले प्राइवेट हिल स्टेशन की सेल को क्लियरेंस दे दी है लवासा से लेके डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लवासा से लेके डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। लवासा हमारा मुल्शी वैली में लाई करता है, वेस्टर्न घाट्स में, पुणे के पास में। इसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डेवलप किया था, जिसने बोला था कि भाई ये एक यूरोपियन स्टाइल की सिटी होगी। वर्सागांव डैम जो है वो मुथा रिवर पर आ जाता है जो कि पुणे को पानी देता है। ठीक है, इसको वीर बाजी बसंतगढ़ डैम भी कहा जाता है जो कि लवासा के पास सिचुएटेड। भाई एकदम लास्ट में कैसे पहुंची। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जूट फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। पहला स्टेटमेंट आ रहा है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। उसके बाद बांग्लादेश, फिर चाइना आ जाता है भाई, है ना। फिर उसके बाद में आ जाता है, अंडर द जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट 1987 गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी द पैकेजिंग ऑफ 100% शुगर इन जूट बैग्स। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारा होगा गलत।
यानी कि जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट 1987 के हिसाब से क्या कहा गया कि जूट फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन्स और जो भी आपके वर्कर्स इंगेज्ड हैं जूट के गुड्स के प्रोटेक्शन में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए 75% जो आपका टोटल प्रोडक्शन होगा जूट इंडस्ट्री का, यानी कि जूट सैकिंग बैग्स का, उसमें से 85% आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी जो बचा है वो आपका स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को भेजा जाएगा, और बाकी जो है भाई उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर डायरेक्टली बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो जूट इंडस्ट्री को डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या कहा है, कुछ नॉर्म्स आपके एक्सटेंड कर दिए हैं, और उसमें बोला है कि फूड ग्रेन्स, है ना, फूड ग्रेन्स के मामले में यानी कि अनाज के मामले में जूट की पैकेजिंग जो है वो आपकी 100% की जाएगी, और शुगर के मामले में जो है वो आपका 20% की जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया। नाउ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंक्लूड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो भाई बिल्कुल सही, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके साथ साथ भाई हमारा असम, आंध्र प्रदेश और मेघालय, त्रिपुरा आ जाते। तो भाई 1 and 3 ओनली, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट बात करेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हेल्थ सेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्पार्टेम। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि भाई WHO ने एस्पार्टेम को हमारा घोषित कर दिया गया है पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। इसका मतलब होता है कैंसर रिड्यूसिंग, जिससे कैंसर हो सकता है। तो भाई ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, एस्पार्टेम क्या होता है, एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिसको अर्ली 1980s से यूज किया जा रहा है, फूड और बेवरेजेस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये शुगर से बहुत ज्यादा स्वीट होता है। तो भाई इसको कम क्वांटिटी में भी ज्यादा मीठे खाने के लिए यूज किया जा सकता है, सेम लेवल ऑफ स्वीटनेस के लिए। तो भाई ये भी सही है। इस स्वीटनेस इज लेस कंपेयर टू शुगर। तो भाई गलत, अभी तो बात की कि भाई इसकी शुगर जो स्वीटनेस होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो भाई 1 and 3 ओनली 2। आगे बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर द टर्म टेक आउट फाइनेंसिंग मीन्स। टेक आउट फाइनेंसिंग क्या होता है? ठीक है, तो टेक आउट फाइनेंसिंग यानी कि अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन यूज टू रिपे एन एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन और ब्रिज लोन। एक शॉर्ट टर्म लोन या ब्रिज लोन को पूरा करने के लिए आप एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन यूज करते हैं। अब हुआ क्या है कि भाई हमारी नाफेड यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ने कुछ आपके क्या बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करने के लिए, उनकी एसेट लायबिलिटी को कम करने के लिए भाई इस तरह के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो है वो स्टार्ट किए, जिनको कहा जा रहा है टेक आउट फाइनेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आउट द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो चलिए, ओनली 5 इंडियन लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। क्या ये सही है? तो भाई पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यूनेस्को के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज अगर वो 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाती है तो उसको पोटेंशियली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। 1971 से इंडिया के सेंसस के हिसाब से, इंडिया का जो सेंसस है उन्होंने लैंग्वेजेस जो लोगों के द्वारा बोली जा रही है उसको काउंट करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन भाषा रिसर्च और पब्लिकेशन सेंटर के हिसाब से, वडोदरा के हिसाब से और आदिवासी एकेडमी गुजरात के हिसाब से पिछले 50 सालों के अंदर, इन द लास्ट 20 years, नो इंडियन लैंग्वेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। क्या ये सही है? तो भाई ये सही नहीं है। ठीक है, पिछले 50 सालों में हमने तकरीबन 250 लैंग्वेजेस जो हैं, जिसमें वो लैंग्वेज आ जाती है जो कि हमारी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बोली जाती है, और आपकी माझी लैंग्वेज बोली जाती है सिक्किम में। ये दोनों लैंग्वेजेस खत्म हो गई। ठीक है, ज्यादातर ये जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं। डाइंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इनको डाला जाता है, यानी कि ये लैंग्वेजेस आपकी खत्म हो रही हैं। इनमें से कुछ लैंग्वेजेस जो रहती है वो आपके नोमैडिक लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, वडारी, कोलहाटी, गोला किसी जैसे इलाके आ जाते हैं, वहां पर बोलते हैं। ठीक है, तो 2018 की यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से 42 लैंग्वेजेस इंडिया में जो है वो एक्सटेंशन की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, कमिंग बैक टू फर्स्ट स्टेटमेंट कि सिर्फ 5 इंडियन लैंग्वेजेस इस लिस्ट में शामिल हैं। तो भाई ऐसी लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स जो कि इंडेंजर्ड भाई घोषित किए जा रहे हैं, इसमें 11 आ जाती। ठीक है, 11 आ जाती हैं आपकी अंडमान और निकोबार आइलैंड से। ठीक है, इसमें ग्रेट अंडमान, इसकी लिस्ट पूरी पीडीएफ में दे रखी है, वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रेट अंडमानीज आ जाती है, जरावा लमुंगे से आ जाती है, डिरो, म्योट, ओंगेबू, सनेयो, सेंटिलीज आ जाती है, शोंगपेन आ जाती है और तंगानिया इलांग आ जाती है। ठीक है, तो शोंगपेन शामिल है भाई। इसके बाद में भाई हमारी 7 मणिपुर से आ जाती है। ठीक है, इसमें एमूल, आका, कोयरे, लमगांग, लैंगरोंग, कुरुम और तराव है।
और उसके बाद अच्छा ओंगे भी भाई अंडमान में ही आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में भाई हमारी 4 आ जाती है हिमाचल प्रदेश से, जिसमें आ जाती है बगाती, पंदूरी, पंगवाली और सिरमौरी। तो 11, 11 के साथ 7 यानी कि 18, 18 और 4 यानी कि टोटल 22 लैंग्वेजेस आपकी जो है वो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। तो भाई स्टेटमेंट 3 आपका सही है, स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, यानी कि ओनली 1। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जे प्रोडक्ट एंड स्टेट। मैटी बनाना केरला को बिलोंग करता है क्या? तो भाई तमिलनाडु को बिलोंग करता है बेसिकली, ठीक है, केरल को नहीं करता भाई, ये हमारा तमिलनाडु को बिलोंग करता है। उसके बाद आ जाता है मुश्का बुत्सुत्री राइस। मुश्का बुत्सी राइस जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है भाई। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये भाई आपका जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है, दिस इज ट्रू। उसके बाद मनपुरात मैंगो आ गया, महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। तो मनपुरात जो आपका मैंगो है ये आपका बिलोंग करता है गोवा को, तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि वन ओनली। नहीं वन ओनली होगा ना, नहीं 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 नहीं, वन ओनली क्या होगा भाई? पैटी बनाना, अच्छा ये भी है, सॉरी सॉरी सॉरी। मनपुरात मैंगो तो आपका महाराष्ट्र को कर रहा है, तो फिर ओनली टू क्या से आएगा? इसमें हमारा ओनली वन आएगा ना। हाँ वन ओनली। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनोमिक्स एक्सप्लोर्स द कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओनली। क्या ये सही है? तो भाई हाँ, आपकी एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको कहा जा रहा है मेटा जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा पैथोजन सर्वेलेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो ये जो मेटा जीनोमिक्स है ये क्या करेगा भाई? ये पूरे जेनेटिक कंटेंट की स्टडी करेगा, सारे माइक्रोबायोटा की स्टडी करेगा जो नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं, पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की टेक्निक को फॉलो करने के लिए। तो मेटा जीनोमिक्स एक्सप्लोर्स अ मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। और ये वाला स्टेटमेंट भी भाई हमारा सही होगा, बोथ वन एंड। 27 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिवाइस नवमित्र व्हिच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इट सीक्स टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर द फिशरमैन हु वेंचर आउट इन द सी। देखो नाम से काफी कुछ आइडिया लग रहा है ना। नवमित्र हमारा एक डिवाइस है जो कि इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद यानी कि SAC के द्वारा डेवलप किया गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन, ठीक है। इसको नींदकर्ण में जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, तो इसको NIOT ने डेवलप नहीं किया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो, यानी कि बनो। आगे बढ़ेंगे, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट देविका इज नियरिंग कंप्लीशन। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर देविका, ठीक है। तो भाई रिसेंटली आपका क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया की पहला रिवर रिजर्वेशन प्रोजेक्ट रिवर देविका जो है वो कंप्लीशन के पास में पहुंच चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट आपका पहला आ रहा है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक। क्या ये सही है? तो भाई देविका जो भाई रिवर है ना, ये गंगा रिवर की एक बहन के तौर पे मानी जाती है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। आपका एक मंदिर है शुद्ध महादेव टेम्पल, शुद्ध महादेव टेम्पल है उधमपुर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वहां से ये आपकी वेस्टर्न पंजाब की तरफ आती है जो कि अब पाकिस्तान में आ जाता है, और फिर उसके बाद रावी नदी के साथ में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इनको गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। कई जगह पर अपियर होती है, कई जगह पर डिसअपियर होती है। तो भाई आप पहला दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, पहला वाला गलत होगा, यानी कि ट्रू ओनली। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, बेलम डिक्लेरेशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद द। बेलम डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। तो भाई ये है हमारा अमेजन फॉर रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड, इसको मैंने करंट अफेयर्स में भी ऑलरेडी कवर किया था। अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ACTO, ये जो 8 कंट्रीज इसको बिलोंग करती है, इन्होंने बेलम डिक्लेरेशन साइन किया है अमेजन समिट के दौरान, ठीक है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लस वहां पर जो ट्राइब्स रह रहे हैं उनके हैबिटेट को जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो रहा है, उसकी थ्रेट्स को परसीव करने के लिए, उसकी थ्रेट्स को रोकने के लिए भाई ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ना। इसमें ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला की जो रीजन के अमेजन रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं वो सब शामिल किए गए, ठीक है। तो भाई इसका डी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड द स्टेट। शनन बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश। तो भाई पहला पेयर आपका करेक्टली मैच्ड। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है एक कन्फ्लिक्ट उनमें जनरली हो रहा है शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके। ये आपका बना हुआ है ऊही रिवर के ऊपर, जो कि ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। मेरे ख्याल से इसको लेके शायद कोई क्वेश्चन सीरीज में आ चुका है, ठीक है। 110 मेगावाट का भाई पावर प्रोजेक्ट है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लाए करता है। 1932 में इसको स्टार्ट किया गया था, अभी करंटली ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आता है।
ठीक है। अच्छा ये फॉल्स क्यों होगा भाई, ये तो सही होगा। उसके बाद आ जाता है मेकादातु, जो कि आपका आता है तमिलनाडु में। ठीक है। तो मेकादातु डैम प्रोजेक्ट जो है आपका रामानगरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटक में। तमिलनाडु में ये नहीं आता। ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी काफी सारा झगड़े वगैरह चल रहे हैं। ये आपका बना हुआ है कावेरी रिवर के ऊपर। ठीक है। और यहाँ से जो भाई हमारा पानी जाता है वो जाता है बेंगलुरु। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं कलसा बंदूरी गोवा। तो भाई ये स्टेटमेंट क्या सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। कलसा बंदूरी जो भाई हमारा प्रोजेक्ट है ये बना हुआ है महादाई रिवर पे, जो कि गोवा में लाई करती है। ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, इनका एम है महादाई रिवर के पानी को कर्नाटक की सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स की पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मोड़ा जा रहा है। लेकिन अपोजिशन आ रहा है गोवा और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि भाई कर्नाटक के वाटर डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स को वो क्या करेंगे, डाइवर्स प्लान्स को वो रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो भाई ये हमारा आ गया 1 and 3 ओनली, यानी कि ओनली 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऊट क्लाउड इज अ जायंट स्फेरिकल शेल दैट मोस्टली सराउंड्स द सन। और दूसरा आ जाता है क्विपर बेल्ट इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स। तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है, सॉरी नासा का बेसिकली एक प्रोब है, इसका नाम है वॉयेजर 1। ये तकरीबन 300 साल लेगा ऊट क्लाउड तक पहुंचने के लिए, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डिस्टेंट रीजन में से एक आ जाता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ऊट क्लाउड एक जायंट स्फेरिकल शेल नहीं है, लेकिन वो सन को सराउंड नहीं करता है, वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर वाले हिस्से में आ जाता है। एंड क्यूपर बेल्ट इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट। तो भाई ये बिल्कुल सही है। आपको पता है कि क्यूपर बेल्ट आपका लाई करता है, ठीक है, सॉरी क्यूपर बेल्ट जो आपका रहता है यहाँ पर रेमिनेंट ऑफ प्लेनेटरी फॉर्मेशन के बहुत सारे आईसी ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इन के बी ओस कहा जाता है, यानी कि क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, या फिर ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स यानी कि TNO, ये नेपच्यून के पास आपको लाई करते हैं। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट हमारा होगा ट्रू, यानी कि ट्रू ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिंगर मिनिट्यू रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड, FMR FIR मॉडलिटी। पहला क्वेश्चन है इसमें, इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉड इन द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो देखो भाई सीधी सी बात है, हमारी UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रही है, ताकि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो आपके रहते हैं AEPS, उनसे रिलेटेड फ्रॉड को रोका जा सके। इसी टेक्नोलॉजी को FMR FIR कहा जा रहा है। तो भाई ये सही है। दूसरा, दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन डिटेक्टिंग क्लोन फिंगरप्रिंट्स, इंश्योरिंग दैट ओनली रियल फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन। तो स्टेटमेंट 2 भी भाई हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ वन है। 33 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नमदा आर्ट। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ रग और कारपेट विच इज प्राइमरीली मेड ऑफ प्योर शेप वूल। तो देखो भैया, स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें नामदा आर्ट को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, जो कि आपकी लाई करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत, सिक्किम नहीं है भाई, है ना। ये भाई स्टेटमेंट हमारा, ये जो आर्ट है ये सिक्किम को बिलोंग नहीं करती है, ये जम्मू एंड कश्मीर को करती है। स्किल इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट के अंडरगन के बेसिकली अंदर में PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर में इसको रिवाइव किया जा रहा है। ठीक है। तो भाई ये हमारा हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट हो गया, जो कि प्योर सी वेल से बनता है, यानी कि ट्रू। ठीक है। ये जो क्राफ्ट होता है ना, ये रग जो बनाई जाती है, ये शीन वूल की बनाई जाती है फेल्टिंग की टेक्निक, सॉरी टंग मेरी ट्विस्ट कर रही है, फेल्टिंग की टेक्निक के द्वारा। नॉर्मल वीविंग प्रोसेस इसमें यूज नहीं किया जाता। ठीक है। तो भाई हमारा पहला वाला सही है। 34 पे पहुंचते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोट्रेस मिनरल्स प्रोजेक्ट। ठीक है। पहला स्टेटमेंट आता है, इट एम्स टू एनहेंस लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्टिमाइज फीड एंड फॉडर रिसोर्सेज। तो रिसेंटली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आपका आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, यानी कि TST के अंडर में, इन्होंने केमिलाइफ इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में कोलैबोरेट किया है बायोट्रेस मिनरल्स प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही आ जाता है कि ये जो मिशन है, इट एम्स टू एनहेंस लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी और फीड और फॉडर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने का काम भी इन्हीं के हाथ में आता है।
सेकंड आ जाता है द प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूसेस अ प्रोप्राइटरी न्यूट्रिएंट दैट फैसिलिटेट्स चैरिटन रिएक्शंस अंडर माइल्डर कंडीशंस। ठीक है, इससे एनिमल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगे, डेयरी प्रोडक्शन बढ़ेगा और नए इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग बेंचमार्क्स आपके बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसी में भाई हमारा आ जाता है एक्सेलरेटेड नेचुरल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ANBIOT। ये भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये एक तरह के प्रोप्राइटरी न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उनको कैल्शियम रिएक्शंस में इंट्रोड्यूस करेगा माइल्डर कंडीशंस में, और उससे हमारी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। तो भाई ये भी सही है। फिर आ जाता है मिन बायोजेन इज अ प्रोडक्ट दैट एड्रेसेस द नीड फॉर बायोट्रेस मिनरल्स इन लाइवस्टॉक। तो भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ऑल थ्री आ जाओ। 35th की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द पीएम विश्वकर्मा स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट एम्स टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्सपीपल इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम पीएम विश्वकर्मा को पिछले साल अगस्त के जुलाई अगस्त के टाइम में इसको अप्रूवल दिया था। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती यानी कि 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया जाना था, कर दिया गया। इसकी ड्यूरेशन 5 साल की है, यानी कि 2023 से लेके 2028 तक की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनके द्वारा लॉन्च की जाएगी, यानी कि MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अब इट विल प्रोवाइड टोटल क्रेडिट सपोर्ट ऑफ ₹3 लाख एट कंसेशनल इंटरेस्ट ऑफ 5%। तो भाई इसके अंदर बेनिफिट में क्या है, इसके अंदर बेनिफिट में ये है कि भाई आपको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा तकरीबन 1 लाख का। पहली बार में आपको 1 लाख का दिया जाएगा, दूसरी बार में 2 लाख का दिया जाएगा, और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट रहेगी यानी कि ब्याज दर रहेगी 5% की। तो ये भी सही आ जाता है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही आ जाते हैं। 18 ट्रेडिशनल जो आपके ट्रेड्स है, व्यापार है, उनको इसके अंदर में कवर किया जाना। ऑल थ्री। नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एन ईयरली बेसिस। तो भाई ये कमेटीज हमारी बनाई जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। पहली चीज तो ये हो गई। कंसल्टेटिव कमेटीज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की ईयर वाइज नहीं बनाई जाती, ये हो गया फॉल्स। द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी शुड बी लिमिटेड टू 40। तो दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो भाई जो मिनिमम मेंबरशिप होती है कंसल्टेटिव कमेटी की, वो रहती है भाई हमारी 10। अब मिनिमम भाई हमारी अगर ये रहती है तो फिर मैक्सिमम कितना रहता है, तो भाई मैक्सिमम इनका रहता है हाँ मैक्सिमम इनका 40 रहता है, मिनिमम 10 रहता है, मैक्सिमम इनका 40 रहता है। तो ये सही हो गया। देयर इज द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम फॉर होल्डिंग मीटिंग। तो भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें एक कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि कोरम को बरकरार रखने की ऐसी कोई बाध्यता ऐसी कंसल्टेटिव मीटिंग्स में नहीं है। तो भाई ये भी हुआ गया गलत। ठीक है, तो यानी कि हमारा ओनली 1 इसमें सही आ जाता है। 37 क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू ट्रांसलूनर इंजेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसरो ने क्या किया है भाई, इसरो ने सक्सेसफुली ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी कि TNI चंद्रयान 3 का इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क इस ट्रैक जिसको कहा जाता है वहां से किया बेंगलोर में। ठीक है, तो TNI मैन्यूवर आपका जो है ये स्पेस ट्रेवल टेक्निक है जिससे स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट से आपका लॉन्च किया जाता है मून के ट्रैक के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा होगा सही। इट इज यूज्ड टू लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट टू प्लेस इट ऑन अ ट्रैक बियॉन्ड द। सेकंड आ जाता है इट इज परफॉर्म्ड व्हेन द स्पेसक्राफ्ट इज एट द क्लोजेस्ट पॉइंट टू अर्थ। तो भाई TNI आपका तब परफॉर्म किया जाता है जब आपका पॉइंट पेरिकी पे होता है या फिर क्लोजेस्ट पॉइंट टू ऑफ द अर्थ पे रहता है। तो यानी कि ये भी सही है। तीसरा आ जाता है इट टेक्स प्लेस बिफोर द स्पेसक्राफ्ट एंटर्स द लूनर ऑर्बिट। तो भाई लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी कि LOI आपका तब होता है जब स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये हुआ फॉल्स। तो 1 और 2 यानी कि ओनली 2। उसके बाद 38 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MITI। तो भाई MITI ने भाई हमारा ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम जो है वो केरला में लॉन्च किया, यानी कि सही है। It aims to fill the gap between graphene research and commercialization by providing facilities to startups and industries। तो भाई इनका सीधा सा एम है कि रिसर्च और डेवलपमेंट करना, कमर्शियलाइजेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट के बीच का जो गैप है उसमें उसको फुलफिल करना, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रॉपर फैसिलिटीज को अवेलेबल कराना। तो ये सही है।
इसको डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला आपका ज्वाइंट फंडिंग के अंडर में, जो कि एमआईटी के अंडर में उनको दी जाएगी, और गवर्नमेंट ऑफ केरला और कुछ इंडस्ट्री पार्टनर्स है वो मिलकर इंप्लीमेंट करें। ठीक है। अच्छा, इसमें हो गया वही 1 और 2। ग्राफीन तो आपको पता ही होगा, जो मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में समझाया हुआ है। ये सिंगल लेयर रहती है भाई हमारे कार्बन एटम्स की, जो हेक्सागोनल लैटिस के अंडर में क्या रहते हैं, आपके अरेंज्ड रहते हैं। फिर अगर बात करेंगे 39 क्वेश्चन की, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट। ठीक है। वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट जो आपका है, इसको लॉन्च किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ठीक है। 2 मिलियन साइन अप इसमें हो चुके हैं। वर्ल्ड कॉइन क्या है? वही वर्ल्ड कॉइन आपकी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा एक नई फॉर्म ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी आपकी बनाई जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने वाला बंदा रियल ह्यूमन बीइंग है, कोई एआई बोट या फिर फेक अकाउंट नहीं है। इसको सैम अल्टमैन जो सीईओ हैं आपके ओपन एआई के सीईओ थे, उनके द्वारा को फाउंड किया गया। और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है चैट जीपीटी, सॉरी, यही रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपकी चैट जीपीटी के पीछे आ जाती है, जो कि एआई चैटबॉट्स की फील्ड में सबसे क्रांतिकारी अभी तक का स्टेप है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। इट एम्स टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी दैट कैन वेरीफाई दैट इट्स होल्डर इज अ रियल ह्यूमन बीइंग। सेकंड आ जाता है, इट विल बी यूज टू जनरेट अ वर्ल्ड आईडी बाय स्कैनिंग अ पर्सन आईज यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड और। तो भाई दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही आ जाता है, यानी कि बोथ वन एंड। 40 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेस इन न्यूज एंड रिसेंटली। कौन सी भाई कंट्री से ये आपके कनेक्टेड है? तो इसमें आ जाता है लचिन, दैट इज ऑफ अर्जेंटीना। तो भाई लचिन आपका क्या है? लचिन आपका अर्जेंटीना में आता है? नहीं आता। ये हमारा अर्जेंटीना में नहीं आता। रिसेंटली क्या हुआ है भाई, हमारी दो कंट्रीज हैं, एक तो आ जाती है अर्मेनिया और दूसरी आ जाती है अजरबैजान। ठीक है। इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की, यूनाइटेड नेशंस क्या बोलते, सॉरी, इन लोगों का क्लैश हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग के दौरान, यानी कि 1,20,000 लोग जो आपके नागोर्नो और कराबाख रीजन में फंसे हुए। ठीक है। आर्मेनिया का कहना है कि इन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है अजरबैजान के द्वारा और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर हो रहा है। आर्मेनिया ने बोला है कि भाई जो अजरबैजान का ब्लॉकेड है लचिन कॉरिडोर का, इसको बेसिकली लचिन कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये आर्मेनिया की पॉपुलेशन को जोड़ता है नगोर्नो कराबाख से आर्मेनिया को। ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर फूड, मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है। देखो वैसे जगह तो है तो आपकी अजरबैजान में, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं आर्मेनिया से। तो भाई ये आपका गलत होगा। दूसरा आ जाता है जेद्दा, सऊदी अरेबिया का। ठीक है। तो भाई ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका एक रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके कुछ पीस टॉक्स हुई थी। ठीक है। रेड सी के एरिया में आता है जेद्दा। फिर आते हैं कुरील आइलैंड, कनाडा। तो भाई ये तो भाई सब लोगों को पता है, कुरील आइलैंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ जापान में। ठीक है। वहां पर है भाई नॉर्थ ऑफ जापान और साउथ ऑफ रशिया आ जाता है, यहीं पर ये लोकेटेड है। तो ये भी भाई हमारा गलत होगा, यानी कि ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर लिटरेरी वर्क्स ओनली इन लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो सबसे पहली बात आपको समझ लेनी है, 1954 में इस अवार्ड की रचना की गई थी। ठीक है। बेसिकली ये अवार्ड एक लिटरेरी ऑनर है, जो कि एनुअली साहित्य अकेडमी, इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, उनके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं। पहली बात इसमें फिर आ जाती है कि 22 लैंग्वेजेस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी जो है, इनमें भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। तो भाई ये आपका हो गया फॉल्स, यानी कि नीदर वन नॉट। फिर आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेसेस इन न्यूज एंड कंट्री। चश्मा आ जाता है पाकिस्तान। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। अब ये न्यूज में क्यों है? चाइना ने एक एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ कि 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा फिफ्थ, आपका चश्मा जो कि मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में लाई करता है पंजाब में, वहां पर वही ये लगाएंगे। पहला हो गया सही। अर्कादाग आ गया कजाकिस्तान। तो अर्कादाग कजाकिस्तान में लाई करता है, अर्कादाग कजाकिस्तान में नहीं करता, ये आपका करता है क्या नाम था अभी? हाँ सॉरी सॉरी, आर्मेनिया नहीं था, इसका नाम था तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान में लाई करता है। ठीक है। यहाँ पर 5 बिलियन की स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम अर्कादाग।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं व्लादिवोस्तोक यानी कि यूक्रेन। तो भाई नहीं, व्लादिवोस्तोक तो आप सबको पता है भाई रशिया में आता है ना। तो वो क्या रहा है भाई, बेसिकली चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक तक का मैरीटाइम रूट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि वन पेयर सही है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली सीन इन द न्यूज हवाना सिंड्रोम इज व्हाट। हवाना सिंड्रोम है क्या? रिसेंटली बेंगलोर के एक रेसिडेंट है, उन्होंने एक पेटिशन दायर की कर्नाटक हाई कोर्ट में, और कहा गया कि हवाना सिंड्रोम जो इंडिया में फैला है, इससे रिलेटेड कुछ आपकी इंक्वायरीज वगैरह की जाए। हवाना सिंड्रोम होता है क्या है? हवाना सिंड्रोम आपका एक सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स होते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में एक्सपीरियंस किए जाते हैं। सबसे पहले ये हवाना नाम की कंट्री में आपका जगह जो है वहां पर आपका देखा गया था, वहां पर एक्सपीरियंस किया गया। ठीक है, तो ये सिंड्रोम का मतलब होता है सेट ऑफ सिम्टम्स, प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग इट आफ्टर हियरिंग स्ट्रेंज साउंड। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपोजिट क्वांटम मटेरियल। ठीक है, a composite quantum material combines two different quantum properties in one substance। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। Rashba splitting is a quantum phenomena where electrons separate due to the interactions with an electric field। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। इस टेक्नोलॉजी का एक और नाम है, उसको कहा जाता है स्पिन ट्रियोनिक्स। ठीक है, स्पिन ट्रियोनिक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट एक्सप्लोइट्स द इंटरेस्टिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स alongside their charge for innovative electronic devices। तो भाई ये भी सही है, यानी कि तीनों सही। 45th की बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन डग हंट व्हिच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसको लॉन्च किया गया था एफबीआई के द्वारा, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूएस गवर्नमेंट की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने क्या किया है, एक बोट है जिसका नाम है कैक बोट, इसको बॉटनेट भी कहा जाता है। कैक बोट बॉटनेट जो है, इसके द्वारा उन्होंने क्या किया है सर, इसको और इससे रिलेटेड जो मेलवेयर है उनको तकरीबन 7 लाख मशीनों से वर्ल्ड वाइड उन्होंने हटाया। ठीक है, पैस रिलीज वगैरह किया था। ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन डग हंट, बेसिकली इसको नाम दिया गया था। ठीक है, और ये आपका फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लातविया, रोमानिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री में इसको कंडक्ट किया गया। अक्टूबर 2021 से लेके 2023 के बीच में ये जो बॉटनेट है, इसने तकरीबन $58 मिलियन का पैसा रैंसमवेयर की पेमेंट के थ्रू कमाया। ठीक है, इसको 2008 में क्रिएट किया गया था, तब से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अटैक्स किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इट वाज लेड बाय द आईयूसीएन। तो भाई ये तो गलत है, एफबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बोथ नीदर वन नॉट। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूरिया गोल्ड। इट इज अ काइंड ऑफ यूरिया दैट इज फोर्टिफाइड विद सल्फर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया है, यूरिया गोल्ड फर्टिलाइजर्स लॉन्च किया है। ये आपका बेसिकली डेवलप किया गया आरसीएफ के द्वारा, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा। यूरिया गोल्ड आपका एक अलग तरह का यूरिया होता है जिसमें सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। 37% इसमें रहता है नाइट्रोजन, 17% रहता है इसमें सल्फर, जबकि नॉर्मल यूरिया में 46% आपका सिंगल प्लांट न्यूट्रिएंट मिला रहता है जो कि होता है नाइट्रोजन। तो पहला वाला हमारा सही है। दूसरा आ जाता है, इट इंश्योर्स अ ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। तो भाई स्टेटमेंट टू भी सही है, इसमें सल्फर की कोटिंग होती है जिसके द्वारा धीरे धीरे आपका नाइट्रोजन रिलीज ग्रेजुअली किया जाता है, यानी कि दोनों सही। 47 आ जाएगा, विद रेफरेंस टू आइंस्टीन क्रॉस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज लोकेटेड इन द कॉन्स्टेलेशन पेगासस। तो भाई एस्ट्रोनॉमर्स ने एक स्टनिंग रेयर एग्जांपल ऑफ आइंस्टीन क्रॉस को खोज निकाला है, जो कि यूनिवर्स की बहुत दूर की गहराइयों में छुपा हुआ। ठीक है, आइंस्टीन ने इसका एग्जिस्टेंस तकरीबन 1915 के आसपास ही कर दिया था और बताया था कि इसका लोकेशन कॉन्स्टेलेशन पेगासस में है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द क्रॉस लाइक पैटर्न इज क्रिएटेड बाय द 4 ब्राइट इमेजेस ऑफ क्वासर अराउंड द लेंसिंग गैलेक्सी। ये मैंने करंट अफेयर्स में बताया था पहले, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड इट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, इसमें आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, तो सॉरी, जनरल रिलेटिविटी की आती है और स्पेस, उसी के अंडर में स्पेस टाइम की थ्योरी आ जाती है। तो 1 और 2 भाई हमारे क्या है, सही। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज। ठीक है, पुगुन, लियोसिशेला, हिमालयन क्वेल और जेडन्स पॉजर, इसमें से कौन कौन सी बर्ड स्पीसीज हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है?
तो रिसेंटली क्या हुआ, 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया टाइटल नाम की एक रिपोर्ट जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 108th फाउंडेशन डे पर रिलीज की गई। इंडिया में तकरीबन 1353 बर्ड स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 12% हिस्सा, 12.40% हिस्सा आ जाता है। ठीक है, इसमें से भाई हमारी जो 78 यानी कि 5% जो स्पीसीज हैं वो एंडेमिक है हमारी कंट्री की, और किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं पाई जाती। 78 स्पीसीज में से 3 स्पीसीज जो है वो पिछले कुछ दशकों में रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। वो आ जाती है भाई आपकी, एक तो आ जाती है मणिपुर बुश, ठीक है, मणिपुर बुश नाम की आ जाती है, मणिपुर बुश क्वेल नाम से इसको कहा जाता है, इसको इंडेंजर्ड में डाला हुआ है। उसके बाद में आ जाती है भाई हमारी हिमालयन क्वेल, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाती है हमारी एक जैडन स्पॉर्जर जो कि आपकी आ जाती है, इसको भी क्या हुआ, इसको भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला हुआ है। तो भाई तीनों की तीनों जो है हमारी, तीनों की तीनों इसकी कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आपकी भूगोल ऋषिकला ये कहाँ लाई करती है? नहीं, वेस्टर्न घाट्स में नहीं करती, अंडमान और निकोबार में। ये आपकी कहाँ आती है? हाँ 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 हाँ, ये आपकी ये आपके हिमालयाज में ही आती है, ये भी आपके हिमालयाज में ही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावर सेक्टर इन इंडिया द टर्म मार्केट कपलिंग रेफर्स टू। मार्केट कपलिंग क्या होता है? सीधा सा आंसर है इसका, मेथड टू डिस्कवर अ यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंजेस इन द कंट्री। तो भाई पावर रेगुलेटर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि CERC, इन्होंने एक स्टाफ पेपर जारी किया है पावर मार्केट कपलिंग पे। इंडिया के पास 3 पावर एक्सचेंजेस हैं, IEX हो जाता है, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यानी कि PIXL हो जाता है, और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि HPX हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, डार्क पैटर्न्स आर अनएथिकल यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस और UI और UX इंटरैक्शंस डिजाइन टू मिसलीड और ट्रिक यूजर्स इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, नैगिंग एंड बेटेंसी। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई-कॉमर्स कंपनी से कहा है कि वो डार्क पैटर्न को यूज ना करें, है ना, अपने प्लेटफॉर्म पे यूज ना करें, कंज्यूमर्स को रिसीव ना करें, उनकी चॉइसेस को मैनिपुलेट ना करें। डार्क पैटर्न्स आपके अनएथिकल UI UX यूजर इंटरफेस या फिर यूजर क्या बोलते हैं इनको, एक्सपीरियंस इंटरेक्शंस होते हैं जिसके द्वारा कंज्यूमर्स को मिसलीड किया जाता है, ट्रिक किया जाता है कुछ और करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते, है ना। इसके बदले में कंपनी को बेनिफिट होता है ऐसे डिजाइन को एम्प्लॉय करने के बाद। तो डार्क पैटर्न को यूज करने के बाद डिजिटल पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, यूजर के राइट को छीन लेते हैं, एक तरीके से राइट टू फुल इंफॉर्मेशन वाला जो राइट है उनका खत्म हो जाता है, और एक तरीके से उनकी ब्राउजिंग कंट्रोल पे कंपनी का ही कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी भाई क्या बोलते हैं देखे हैं, आइडेंटिफाई किया है। जैसे एक आ जाता है फॉल्स अर्जेंसी का, है ना, यानी कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाया जाता है, बोला जाता है कि भाई इस सामान की कमी है, जल्दी से खरीद लो। उसके बाद आ जाता है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग में क्या होता है कि एडिशनल प्रोडक्ट्स आपके ऐड कर दिए जाते हैं शॉपिंग कार्ट में विदाउट द यूजर्स कंसेंट। ठीक है, कंफर्म शेमिंग होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें यूजर को गिल्ट में डाला जाता है। ठीक है, आपकी चॉइसेस को अटैक किया जाता है कि भाई आप इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं, आप अपनों का ख्याल नहीं रखना, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं तो आप अपनों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, इस तरह की चीजों का। नैगिंग आ जाता है, नैगिंग में क्रिटिसिज्म किया जाता है, कंप्लेंट की जाती है, एक्शन के लिए तुरंत आपको फोर्स किया जाता है, यानी कि फोर्स एक्शन भी आ जाता है इसमें, कंज्यूमर को पुश किया जाता है कि आप ये एक्शन लीजिए, अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप ये चीज खो देंगे, है ना। पेड एंड स्विच आ जाता है, यानी कि सर्टेन प्रोडक्ट को, सर्विस को इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है दूसरे तरीके से, लेकिन डिलीवर कुछ और किया जाता है, खासकर कुछ लोअर क्वालिटी की चीजें। इसके अंदर में हिडन कॉस्ट और डिस्गाइज एड्स भी आ जाते हैं। तो चारों के चारों भाई हमारे इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैलमेंडर्स। साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक नई स्पीसीज ऑफ सैलमेंडर को खोज निकाला है, इसको नाम दिया है, बड़ा अजीब से नाम आ जाते हैं, टाइलोटोरिटॉन, ठीक है, जाइमेंग। इसको बेसिकली मणिपुर में खोजा गया है, ठीक है, जाइमेंग लेक है वहां पर इसको खोजा गया है। तो दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेप्टाइल्स, ये स्टेटमेंट भाई हमारा सही नहीं है, ये सैलमेंडर्स या फिर फ्रॉग्स की कैटेगरी में आ जाते हैं।
ठीक है। मतलब कि फ्रॉक्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फ्रॉक्स जैसे एग्जैक्ट नहीं होते। तो ये पहला आएगा, यानी कि एम्फीबियंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। सम ऑफ द सैलमेंडर्स हैव द एबिलिटी टू रीग्रो लॉस्ट लिम्स, क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया नेचुरली, ये स्टेटमेंट भाई बिल्कुल गलत है। इंडिया इंडिजीनियस सैलमेंडर स्पीसीज की कौन के तौर पे काउंट किया जाता है? ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 52। फेस्टिवल एसोसिएटेड विद स्टेट। तो अथा चमयम फेस्टिवल क्या कर्नाटक के साथ रिलेटेड है? तो ये स्टेटमेंट होगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक, ओनम फेस्टिवल की स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद आ जाता है आती पेरुकू झारखंड। तो आती पेरुकू आपका तमिल के द्वारा मनाया जाता है, तो भाई ये भी गलत आ जाता है। उसके बाद आ जाता है बोंदरम फेस्टिवल गोवा, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली वन। 53 पे आ जाते हैं। द टर्म डेप्थ फॉर नेचर स्वैप्स वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इक्वाडोर, गैबन और इंडिया। कि कौन कौन सी कंट्रीज भाई इन स्वैप्स में भाई अवेलेबल, सॉरी इन सॉफ्ट स्वैप्स में इन्वॉल्व है? ठीक है, तो देखो भाई गैबन ने आपका 500 मिलियन डॉलर का टैप फॉर नेचर स्वैप जो है उसको अनाउंस किया है। अफ्रीका में ये लार्जेस्ट डील है जो किसी कंट्री के द्वारा साइन की गई है, ताकि अपने डेब्ट को रिफाइनेंस कर सके और मेरीन रिसोर्सेज को बचाया जा सके। यूजुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज में बैंक्स होते हैं ना, वो ऐसे डेब्ट्स को खरीद, ऐसी कंट्रीज के डेब्ट को खरीद लेते हैं और उनको नए लोन्स दे देते हैं, जो कि बाद में मैच्योर होते हैं। इन लोन्स की इंटरेस्ट रेट होती है कम। तो गैबन का जो डेब्ट है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है ब्लू बॉन्ड के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेब्ट फॉर नेचर स्वैप की कैटेगरी में आ जाता है। अब अगर हम डेब्ट फॉर नेचर स्वैप की तरफ देखें, ठीक है, तो इसमें गैबन ने एक डील की है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में और यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि यूएसडीएफसी के साथ। प्लस इसमें टीएनसी भी आ जाता है, द नेचर कंजर्वेंसी भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं? इसमें इंडिया ऐसे किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, जबकि इक्वाडोर और गैबन ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुकी है। इनके साथ में और भी कंट्रीज आ जाती हैं, लाइक ब्राजील, मेडागास्कर, फिलीपींस वगैरह वगैरह। तो यानी कि ओनली। फिर आगे आ जाते हैं कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर्स, और इनमें से कितने नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंडर में कवर्ड है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, वो लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर घोषित नहीं करना चाहती। हालांकि इसके द्वारा जो डेथ्स होती हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है एजुकेशन और अवेयरनेस के द्वारा। ठीक है, तो भाई इसको भाई शामिल नहीं किया गया है। क्लाउड बर्स्ट आपका जो है वो आ जाता भाई, इसको एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर में शामिल किया गया है। पेस्ट अटैक और कोल्ड वेव्स यानी कि शीतलहर, इन सबको आपका नेचुरल डिजास्टर में कवर किया गया। उसके बाद आते हैं फंगा कैंपेन समटाइम्स सीन इन द न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय। रिसेंटली इसको यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी ने फंगा कैंपेन लॉन्च किया है, कंजर्व टू कंजर्व फंगाई। तो भाई यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया CSIR प्रेमा ET11 वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो भाई ये क्या है? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, यानी कि ईवी है। ठीक है, इंडिया का पहला इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो खेतों में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है CMER, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 100% प्योर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द कंपाला डिक्लेरेशन रिसेंटली अडॉप्टेड बाय द अफ्रीकन कंट्रीज सीक्स टू एड्रेस। ठीक है, कंपाला है जो आपका डिक्लेरेशन है जिसको अडॉप्ट किया गया है अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा, ये किस चीज के लिए काम करेगा? तो देखो, टोटल ऑफ 48 जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि KDMECC इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, टू एड्रेस द नेक्सस ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन द कॉन्टिनेंट, यानी कि क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन, ह्यूमन मोबिलिटी और क्लाइमेट चेंज इसमें आ जाता है। ठीक है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, अगस्त 23 2023 में कंडक्ट की गई थी। इसको केन्यन गवर्नमेंट और उनके साथ साथ युगांडा की गवर्नमेंट, इन दोनों ने को होस्ट किया था इसको। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का सपोर्ट था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का भी सपोर्ट इनको था।
क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिकल सेल डिसीज। पीपल विद दिस डिसीज हैव सिकल शेप्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। तो भाई देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी ट्राइबल अफेयर्स की है, उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज को लॉन्च किया है, जो कि आपका सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के मिशन से रिलेटेड। ठीक है, सिकल सेल्स क्या होते हैं भाई? सिकल सेल आपका ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, क्योंकि जिनके अंदर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करते हैं। जो प्रोटीन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी, वो आपका अफेक्टेड रहता है। नॉर्मली भाई हमारे ब्लड सेल्स हमारे कुछ ऐसे रहते हैं, है ना, लेकिन सिकल सेल में क्या हो जाता है भाई, वो आपके कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, हंसिए के सेब की तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स आपके प्रेजेंट हो जाते हैं, सिकल सेल हो जाते हैं जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। यही सिकल आर रेड ब्लड सेल्स जो रहते हैं, ये आपके क्या करते हैं, आर्टरीज वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हुआ गलत। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इट कैन स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। तो यार सीधी सी बात है, ये मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, ये जेनेटिक डिसीज है ना, तो भाई ये गलत हुआ, यानी कि नीदर वन नॉट। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द मीथेन एक्टिंग ईटिंग बैक्टीरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीथेनोट्रोपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज इथेन टू हार्नेस एनर्जी अंडर ऑक्सिक एंड एनॉक्सिक कंडीशन। तो भाई एक नई स्टडी कंडक्ट की गई है, उसके हिसाब से भाई हमारी कुछ एक नया सब्सटेंस है, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलो मिथाइलो टोबी, सॉरी क्या नाम है इसका, अजीब सा इसका नाम है, मैं लिख देता हूँ भाई, मिथाइलो ड्यू वी माइक्रोबियम। ठीक है, ये भाई हमारा बैक्टीरिया है और इसके आगे नाम लगाया जाता है बेराइटेनिन 5G1C, ये इसका GV1C इसका कोड है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये मेजर एमिशन साइट्स जो होती हैं, जैसे कि लैंडफिल होता है जहाँ पर कचरा डंप किया जाता है, पैडी फील्ड्स होती है, ऑयल और गैस वेल्स होती हैं, वहां से मीथेन को हटा सकता है, मीथेन को हीट करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, मिथेनोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके इथेन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और ऑक्सिक और एंडोक्सिक कंडीशंस के अंडर में क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। ठीक है, मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया को आपका मिथेनोट्रोपिक या फिर मिथेनोट्रोफ्स कहा जाता है। ठीक, तो ये भाई हमारा ट्रू हुआ। दूसरा आ जाता था बैक्टीरियल स्ट्रेन मिथाइलो, मैं सेकंड स्टेट में पढ़ाई नहीं भाई, हाँ, ये जो हमारा बैक्टीरियल स्ट्रेन है ये मीथेन को कंज्यूम करता है, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, बहुत बार। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, लिबिया, इजिप्ट, नाइजीरिया और माली। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विद नाइगर। ठीक है, तो नाइगर जो हमारा है ये एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन आ जाता है। ठीक है, जुलाई 26 में यहाँ पर कूप हुआ। ठीक है, यहाँ पर इनके जो जनरल थे, जनरल अब्दुर्रहमान तशीनी, वो हेड ऑफ द स्टेट बन गए। ठीक है, उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद बजौन को हटा दिया। ठीक है, उनको होस्टेज वगैरह बना लिया। ठीक, और उसके बाद में भाई यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा पूरा मिलिट्री कूप हुआ। तो ये एक यूनाइटेड स्टेट है जिसके आसपास आपका लिबिया आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, चैड जो कंट्री है वो इसके ईस्ट में आ जाती है प्रॉपर, नाइजीरिया इसके साउथ में आ जाता है। उसके बाद इसके साउथ वेस्ट में दो कंट्रीज आती हैं, एक आती है बेनिन और एक आती है बुर्किना। मेरे ख्याल से मुझे इन्फोग्राफिक्स और डालने चाहिए। ठीक है, बुर्किना फासो, ये जो कंट्रीज हैं ये साउथ वेस्ट में आ जाती हैं। माली जो मैंने आपको बता दिया ये ऑलरेडी इसके वेस्ट में आता है, और इजिप्ट जो है वो इसके कहीं नहीं आता। अल्जीरिया आता है नॉर्थ ईस्ट में, इजिप्ट नहीं आता। तो 1 3 4 यानी कि ओनली 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टर्टल सर्वाइवल अलायंस। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो है इसको 2001 में बनाया गया था और इसको नॉन प्रॉफिट स्टेटस दिया गया था 2004। ठीक है, तो भाई ये हमारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दो देशों के बीच का नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर टर्टल एज वेल एज टोर्टोइज। क्या ये सही है? तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस एक आपका ग्लोबल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनपीओ की कैटेगरी में आ जाती है, जो कि हमारे प्लेनेट पे ऐसे हैबिटेट्स बनाना चाहती है जहाँ पर टोर्टोइज और फ्रेश वाटर टर्टल्स आपके एग्जिस्ट कर सके, तो ये सही होगा। इट इज फॉर्म्ड अंडर द एजीएस ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल। तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो है वो आपका वेटलैंड इंटरनेशनल के अम्ब्रेला के अंडर में नहीं आता, तो भाई ये हो जाएगा गलत। ठीक है,
तो रिसेंटली क्या हुआ था कि भाई पीलीभीत टाइगर रिजर्व और टर्टल सर्वाइवल अलायंस, इन्होंने साथ में हाथ जोड़े थे टर्टल्स और टोर्टोइस के कंजर्वेशन के लिए। तो भाई यहाँ पर हमारा एक ही सही आएगा, यानी कि ओनली वन। आगे आते हैं जनरल कमेंट नंबर 26। कई बार न्यूज में देखा गया है, ये बेसिकली क्या है? सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशंस गाइडेंस विच कॉल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन बाय स्टेट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिवर बॉडीज, द सुलीना चैनल, जो कि कई बार न्यूज में देखा गया है, ये किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी आती है? तो भाई आपको पता है, इंटरनेशनल रिवर बॉडीज की बात हो रही है तो रशिया और यूक्रेन काफी ज्यादा इनका टसल चल रहा था, अभी भी चल रहा है इनका। ठीक है, तो काफी ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स की गई पोर्ट्स और ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज जो है, जो कि आपकी डेनेवर रिवर के आसपास आती है, डेनेवर रिवर डेल्टा में आती। ठीक है, डेनेवर का जो डेल्टा है ना, इससे यूक्रेन को एक अल्टरनेटिव पैसेज मिला है अपने ग्रेन को बाहर निकालने का। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक सी आपकी ग्रेन डील है, उससे रशिया ने हाथ पीछे खींच लिए थे, है ना, जो कि यूनाइटेड नेशंस और तुर्की ने करवाई थी। और उसके जरिए यूक्रेन के कार्गो शिप्स को एक सेफ पैसेज दिया जा रहा था कि यूक्रेनियन जो आपके ब्लैक सी की पोर्ट्स है, ओडिशा का हो गया, ओडिशा का हो गया, ठीक है, ओडिशा, और उसके साथ साथ आ जाते हैं चोर्नो मॉर्स, ठीक है, और आ जाता है पिपडेनेई। ये सारे जो आपके पोर्ट्स है, यहाँ से सामान भेजा जा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में रशिया ने वहां से हाथ खींच लिया कि भाई हम इनको सेफ पैसेज नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो नया रूट है भाई हमारा सुलीना चैनल वाला, ये 63 किलोमीटर लंबा भाई आपका चैनल है। डेन्यूब रिवर जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी के तौर पे आ जाता है, और ये मेजर यूक्रेनियन पोर्ट्स को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, जो कि रोमानिया के बॉर्डर में आता है, जो कि नाटो का मेंबर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, विद रेफरेंस टू द पैसिफिक Decadal oscillation PDO, consider the following statement. It is a cyclical event that repeats every 20 to 30 years with a cool and warm phase. तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। पीडीओ हमारा एक लॉन्ग टर्म ओशन फ्लक्चुएशन है, जो कि पैसिफिक ओशन में देखा जाता है। ये एक साइक्लिकल इवेंट है, जो कि हर 20 से 30 साल में होता है, एनसो की तरह, है ना। एनसो की तरह भाई ये क्या है? ये भी एक साइक्लिकल इवेंट है, तो ये सही हो गया। उसके बाद पॉजिटिव पीडीओ मींस कूलर वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड वार्मर ईस्टर्न साइड, तो भाई ये भी बिल्कुल सही। एनसो विद द पॉजिटिव पीडीओ ब्रिंग्स मोर रेन टू इंडिया, तो भाई एनसीओ और एनलिनो के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। एनसो जब हमारा एक पॉजिटिव पीडीओ लेके आता है तो वो जनरली सही नहीं होता। एनसो का जब नेगेटिव पीडीओ होता है तब भाई इंडिया में बारिश होती है, यानी कि ओनली टू। नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप एम्स टू एक्सेलरेट द फेसिंग आउट ऑफ कोल डिपेंडेंसी। तो रिसेंटली क्या हुआ भाई? रिसेंटली आपका आ जाता है यहाँ पर एक नेशन जिसका नाम है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल हमारा 4th कंट्री बना है साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद, जिसने JETP जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को साइन किया है। इस पार्टनरशिप को 2021 में लॉन्च किया गया था, UNFCCC COP26, जो भाई हमारा समिट हुई थी ग्लासगो यूके में। ठीक है, सीधा सा एम है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को क्लीन एनर्जी के फील्ड में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना। ठीक है, और कोल को फेस आउट करना। सीधा सा एम है इनका भाई, कोल को फेस आउट करना है एनर्जी सेक्टर में। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया भाई, फेसिंग आउट द कोल डिपेंडेंसी। दूसरा आ जाता है, ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो एम्स टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ट्रांजिशन टू अ नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी। ये भी भाई बिल्कुल सही, यानी कि बोथ वन है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन और गेम के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले शैली सिंह इन लॉन्ग जंप, क्या सही है? बिल्कुल सही है, इंडियन एथलीट है शैली सिंह। ठीक है, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था वुमेन लॉन्ग जंप में, गोल्डन ग्रैंड पिक्स 2023 एथलेटिक मीट, जो आपकी योकोहामा जापान की गई थी। उसके बाद आ जाते प्रणॉय HS बैडमिंटन, तो इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था PWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, ये भी भाई बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं R प्रागनंदा चेस, तो भाई ये तो इनके नाम से तो सभी परिचित होंगे, है ना। FIDE वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन के साथ में इनका काफी इंटेंस मैच हुआ था, सेकंड रैंक पर ये आए थे, तो ये भी सही है, यानी कि ऑल थ्री पे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द नेशनल कोल इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, only prices of coal produced within the country are taken into account for compiling the NCI, नेशनल कोल इंडेक्स, यानी कि NCI जो हमारा रहता है एक प्राइस इंडेक्स होता है,
जो कि कोल के लेवल की जो प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं विद इन अ पर्टिकुलर मंथ, उसको देखता है। ठीक है, रिलेटेड टू द फिक्स बेस ईयर, एक फिक्स आपका बेस ईयर किया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर मंथ्स का जो आपका प्राइस लेवल में चेंजेस होता है वो देखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा होगा सही। लेकिन पहला स्टेटमेंट आपको पूछा जा रहा है कि ओनली प्राइसेस ऑफ कोल प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, उनको एनसीआई को कैलकुलेट करने के लिए लगाया जाता है। तो जो कोल्स हमारे अलग अलग सेल चैनल से आते हैं, यानी कि जो हम इंपोर्ट भी करते हैं, उनको भी आपका एनसीआई कैलकुलेट करने में लगाया जाता है। तो भाई ये गलत हुआ। तीसरा आ जाता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ 5 सब्सटेंसेस सब इंडाइसेस आउट ऑफ विच 3 फॉर नॉन कोकिंग कोल एंड 2 फॉर कोकिंग कोल। कि भाई यहाँ पर हमारे 5 सब इंडाइसेस बनाए हुए हैं, जिसमें से 3 नॉन कोकिंग कोल को बिलोंग करते हैं और 2 जो है वो हमारे कुकिंग कोल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही, यानी कि ओनली। फिर आ जाते हैं विद रेफरेंस टू द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रयान 3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द फर्स्ट टाइम अ कंट्री हैज लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द साउथ साइड ऑफ मून। क्या ये सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट भाई बिल्कुल सही है। इट हैज कंडक्टेड इन सीटू मेजरमेंट्स ऑफ लूनर कंपोजिशन। इन सीटू मतलब ऑन साइट। तो भाई ये भी पहला डिवाइस है जिसने इन सीटू मेजरमेंट्स किए हैं लूनर कंपोजिशन की, ये भी सही है। इट हैज डिटेक्टेड सल्फर एंड वाटर ऑन मून सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये सही है? ये तो डिबेटेबल हो जाता है। नहीं भाई, ये गलत हो, यानी कि ओनली 2। उसके बाद आगे आते हैं, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी कि PTFPFC समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। किसका इनिशिएटिव है ये? सीधी सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया था। एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई बैंक के रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है उन्होंने डेवलप किया था, जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक की एक होली ओन्ड सब्सिडरी। आगे आते हैं, विद रेफरेंस टू द रेड सैंड बोआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर नॉन वेनोमस स्पीसीज फाउंड थ्रू आउट द ड्राई पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्या ये सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। रेड सैंड बोआ को कहा जाता है आपका एरिक्स जोनाई, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल स्पीसीज आ जाती है इलीगल ट्रेड मार्केट में। इसकी डिमांड पेट ट्रेड में काफी ज्यादा की जाती है, ब्लैक मैजिक के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसको इंडियन सैंड बोआ के नाम से भी जाना जाता है। नॉन वेनेनस स्पीसीज होती है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सूखे इलाकों में पाई जाती है। उसके बाद दे आर ओबेजीपी पैरस एंड नॉक्चुरल। तो भाई ये नॉक्चुरल होते हैं, रात में ज्यादा विचरण करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 आपका सही है, और ये ग्राउंड के नीचे भी जनरली पाए जाते हैं, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद आता है आपका सॉरी ओबेजीपी पैरस आपकी वो स्पीसीज होती है जो ग्राउंड के नीचे तो भाई आपकी एक्ट करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एग को बेसिकली हैच भी करती। ठीक है, यानी कि दिन के दौरान ये आपकी सोती है, रात में एक्टिव रहती। दे कम अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इनका प्रोटेक्शन स्टेटस आपका शेड्यूल 4 में आ जाता है। शेड्यूल 1 में नहीं आते, शेड्यूल 4 में आते हैं ये। IUCN स्टेटस इनका नियर थ्रेटेंड है, तो ये फॉल्स हुआ, यानी कि ओनली 2। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमारा आ जाता है, विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, इट इज अ ट्रस्ट फंड फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि DEA। तो भाई ये बिल्कुल सही है, ये होली ओन्ड कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये भाई बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ही ये आता है। ठीक, यानी कि इसको बनाया गया था बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, DEA के द्वारा, और इसको मैनेज किया जाता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी यानी कि NCGTC के द्वारा। ठीक है, और ये जो NCGTC है ये भाई हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट इन इवेंट ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो भाई इस फंड का सीधा सा मतलब ये है और जो इसमें दे रखा, ये भी सही हो गया। इट विल बाय ओनली इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट्स ऑफ मैच्योरिटी अप टू 5 years। ये स्टेटमेंट भी सही, यानी कि ऑल 3। In the context of cyber security, which of the following is a common characteristics of smishing attacks? Smishing attacks क्या होता है? Smishing जो हमारा अटैक्स है ना, ये एक फ्यूजन होता है SMS का और फिशिंग। ठीक है, SMS एंड फिशिंग।
ये एक ऐसी टैक्टिक होती है जहाँ पर फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को भेजते हैं इंडिविजुअल्स को और उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसको कहा जा रहा है साइबर दोस्त, वो आपका लॉन्च किया गया एक पर्टिकुलर टाइप के स्कैम के लिए, जिसको हम कह रहे हैं स्मिशिंग, यानी कि अटैकर्स इम्पर्सनली ट्रस्टेड एंटिटीज इन टेक्स्ट मैसेजेस। तो वही यहाँ पर हमारे जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स होते हैं खत्म, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू 2023 के खत्म होते हैं। जल्दी ही आप लोगों के सामने सितंबर से लेके अक्टूबर या नवंबर ऑनवर्ड्स के करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, इनको करते रहिए। इनकी पीडीएफ जो है आपको वो लिंक में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं कांस्टेंट अपडेट्स के लिए, और सीडीएस ड्राइव की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, उस ड्राइव की लिंक को फॉलो करते हुए आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और सीडीएस एनडीए सीएपीएफ का स्टडी मटेरियल जो है वो भी आपको उसी ड्राइव पर मिल जाए। ठीक है, बस इतना ही कहना था। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी समस्या के लिए, प्रॉब्लम के लिए। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, बस इतना ही कहना था। जय हिंद टू यू ऑल।